पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 2 दिवसीय बड़वानी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई, कोरोना की बदहाली पर भाजपा सरकार को घेरा। आरआरएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने धर्म के नाम पर जहर फैलाने और दंगे कराने के आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल में भाजपाइयों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के भी आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अप्रत्यक्ष कर के नाम पर पेट्रोल डीजल पर भारी मुनाफा कमाकर आमजनों की कमर तोड़ने और अमीरों का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने बड़वानी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में पूर्व गृह मंत्री बच्चन के साथ बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के दुर्व्यवहार को कलेक्टर को आड़े हाथों लिया। साथ ही सरकार पर अवैध रेत खनन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने बड़वानी कलेक्टर के खिलाफ विधानसभा में विशेष हनन का नोटिस दिलवाएंगे और उनको विधानसभा में तलब कर सबक सिखाएंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ने कोरोना में जो लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें श्रद्धांजलि दी। निजी वाटिका में, साथ ही अंजड़ में पूर्व नपा अध्यक्ष संतोष शेखर पाटनी के निधन पर उनके घर पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं प्रकट की। ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कलेक्टर पर। देखिए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो तो प्रमाण होना चाहिए। सर, ये कोविड के कंसेंट्रेटेड जो 40,000 का कंसेंट्रेटेड था वो 69,000 में खरीदने के उन्होंने और वो रहे तो ट्रांसफरेबल रहा। और देखिए, मैं लोकेश को जानता हूँ, मेरे यहाँ सीओ जिला परिषद था, बेहद कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है। और जिस प्रकार से उसको वो 2014 में उसने ज्वाइन किया, 7 साल की नौकरी में 8 बार तबादला हो चुका उसका। कारण यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का में शामिल नहीं होता है, इसलिए उसका तबादला हो जाता है। सर, जब इस मामले में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कलेक्टर साहब हर संस्था के अध्यक्ष को बनना चाहते हैं। आशा ग्राम संस्था ट्रस्ट, जिसे कि हर्षमंदर जी ने चालू किया था और जिसने कोड़ियों की सेवा में काफ़ी अच्छा काम किया है, और वहाँ के ट्रस्टीज बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहाँ पर ट्रस्टीज पर दबाव डालकर कलेक्टर साहब अपने आप को अध्यक्ष को बनाना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है? और इसी के साथ साथ उन्होंने रंजीत क्लब, जो कि बड़वानी की शान थी और स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सेंटर था, जहां 1932 में बॉस मोहम्मद जो कि विंबलडन खेले, वो यहाँ पर खेले, उसको तबाह कर दिया। ये कलेक्टर चाहता क्या है? क्या मुख्यमंत्री का इतना गुवार इसको चढ़ा हुआ है? इसको निश्चित तौर पर विधानसभा में खड़ा किया जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये अपने आप को जब तक माफी नहीं मांगेगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते। जनाब, क्या कितने सहमत हैं? अरे मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटी है जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी ने मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी, जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? क्या गोधरा कांड के अंदर नरेंद्र मोदी जी अपराधी नहीं है निर्दोष मुसलमानों की हत्या करवाने में? क्या आदित्यनाथ जी ने वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, निर्दोष मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? अरे आपने जहर बो दिया है वर्षों से, शिशु मंदिर से लेकर, और जो आपका बौद्धिक प्रशिक्षण होता है, आपने धर्म के आधार पर लोगों के मन में जो जहर बो दिया है, उसी से हिंसा पैदा हुई। यह यूपी चुनाव की कवायद है? यूपी चुनाव जितने कवायद है क्या? अगर हिंदू विरोधी है तो आपके नेता लोग उनका सम्मान क्यों करते हैं? आपका कहना उनकी कथनी और करने में फर्क निश्चित तौर पे है। कैसे? मैं कहती इसलिए क्योंकि अगर वो ईमानदारी से मानते हैं
कि हिंदू मुसलमान सब एक हैं, तो जिन लोगों ने, जो उनके भाजपा के नेता लोग हैं, जिन्होंने मुसलमानों के साथ दंगे के साथ दुर्व्यवहार किया, अपमानित किया, उनके साथ अन्याय किया, उनको सबको निकाले पद से। यूपी सर, चुनाव की राफेल कवायद है। राफेल इसमें में- यूपी के चुनाव में ओवैसी और भाजपा की दोस्ती से को और आगे बढ़ाते हुए यूपी का चुनाव देखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के में भाषण दिया है, क्योंकि अभी तक अगर यही बात दिग्विजय सिंह कह देता ना, तो दिग्विजय सिंह तालिबानी था, पाकिस्तानी है, मुसलमान परस्त है। अब बताइए मोहन भागवत मुसलमान परस्त है कि हिंदू परस्त है? आपने कहा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। बिल्कुल। अभी अगर आप ईमानदार हैं और आप कहते हैं कि उनको ये उस लायक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सर, राफेल में जेपीसी राफेल में नेमावर में जो घटना हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। 45 दिन तक मध्य प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शर्मा और कमल पटेल के दबाव में दोषियों को बचाती रही। हम मांग करते हैं कि वो लोग जो पकड़े गए हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तैनात किया जाए और 3 महीने के अंदर इन सबको फांसी की सजा दी जाए, हम मांग करते हैं। कोरोना के लोगों की, जिन लोगों की आपने पुकार सुनी है, उनको जो पीड़ाएं हैं, उनके दर्द को आपके सामने आपने सुना है, उनकी मांगों को लेकर के क्या करेंगे? ये तो एक दौरा है, आप क्या होगा? दौरे में सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और जानकारी इकट्ठी करके शासन से कहेंगे, प्रशासन से कहेंगे, न्यायालय से कहेंगे। हम आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जो उन्होंने मजबूर किया है मोदी जी को कि आप मुआवजा दीजिए। मोदी जी मुकर गए थे, पहले तो कहा 4 लाख रुपए देंगे और जैसा वो करते हैं, पहले घोषणा करते हैं फिर बाद में सोचते हैं। अब वो मुकर गए, अब उन्हें बाध्य किया गया है उच्चतम न्यायालय में। अब उसकी गाइडलाइन तय हो रही है, 6 हफ्ते के अंदर होना है। गाइडलाइन के अंदर हम चाहेंगे 2 बातें। एक तो जिसका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव हुआ है उसकी मृत्यु के को प्रमाणित मानी जाए। सर, सिटी में RT-PCR एक। दूसरा, जिसके ट्रीटमेंट में कोविड सस्पेक्ट के रूप में ट्रीटमेंट हुआ है उसको भी कोविड पॉजिटिव माना जाए। सीटी स्कैन भी पॉजिटिव माना जाना चाहिए। हाँ सर, ये बहुत सारे पेशेंट सिटी से। सर, मैं ये पूछ रहा था कि क्योंकि ये जो वेरिएंट आया है इसमें नेगेटिव आता है लेकिन लंग इफेक्ट हो जाते हैं। हमारे 2 बड़े कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का मुझे जानकारी है, हर टेस्ट नेगेटिव है लेकिन लंग्स इफेक्ट हो गए। कांग्रेस राफेल मामले में जेपीसी गठित क्यों नहीं करवा पा रही, जबकि राहुल जी ने सीधे प्रधानमंत्री पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के आरोप लगाए हैं? आप बताइए क्या करें? सर, 2G स्कीम में तो आपने यूपीए ने कर दी थी जी? आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप भाई, करवा यूपीए पाएं, सरकार, कितना मजबूर अरे कर यूपीए सरकार हमारी थी, हमने मंजूर किया। तो हम अभी विरोध में हैं। आप लोग इस मामले को, राफेल को जनता में ले जाने के लिए आप अपना मीडिया क्यों नहीं यूज करते? राफेल में सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम लोगों का अपमान हुआ है कि फ्रांस तो जांच करा रहा है और जिसने भ्रष्टाचार किया है वहां जांच नहीं हो रही है। ज्योतिराज सिंधिया के बाद तो जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी है, क्या कहूँगे इसको लेकर? जिसको जाना है जाए। लगातार सिलसिला बढ़ गया है। भैया एक बार चुप हो जाए। पूरे देश में महंगाई की मार से भारत का गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जूझ रहा है। खाने के तेल में वृद्धि, दाल में वृद्धि, गेहूं में वृद्धि, धान चावल में वृद्धि, हर खाने की चीज़ में भाव बढ़े हैं। रोजगार है नहीं, मजदूरी मिल नहीं रही है, नरेगा में पेमेंट नहीं आ रहा है और साथ में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। खाने पकाने की टंकी, गैस टंकी में कुछ ही 3-4 महीने के अंदर लगभग 350 रुपये के भाव बढ़े हैं। ये पूरे तरीके से गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार
पर ये प्रहार किया गया है। और आंकड़े ये बताते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आम आदमी से वसूल किया जाता है, वो टैक्स के रेवेन्यू बढ़ गई और जो बड़े उद्योगपतियों से टैक्स आता है उसमें कमी आ गई, यानी कि गरीब पर और ज़्यादा प्रहार हो गया, अमीर को फर्क नहीं पड़ा, उसकी आय में वृद्धि हो गई, उसकी संपत्ति में वृद्धि हो गई। अगर आप देखें तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स यूपीए सरकार 2014 में वसूल करती थी 9.5 रुपया लीटर। आज वही सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़कर हो गया है 33 से 34 रुपया प्रति लीटर केरोसिन, पेट्रोल और डीजल पर। अगर यही बढ़ी हुई सेंट्रल एक्साइज टैक्स आप यूपीए के लेवल पे ले आइए तो लगभग 25 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा। सर बीजेपी जब आप इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोरोना के अंदर जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और पूरे तरीके से केंद्र सरकार असफल रही है। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, दवाइयों और इंजेक्शन्स में कालाबाजारी हुई। और एक नई बात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है कि यहाँ इंजेक्शन जिसमें कालाबाजारी थी वो अस्पताल के माध्यम से वितरण नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बांट दिए गए और 750,000 रुपए का इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए में इन नेताओं ने कमाया। ये तो गैर कानूनन काम था। दूसरा, ये शिकायत मिली है, जैसे ट्रॉमा सेंटर की बहुत ज़्यादा शिकायत मुझे मिली है जहाँ कोविड सेंटर बना दिया गया था। वहाँ पर बाबूलाल भावेल जो कि हेड कांस्टेबल थे बरवानी के, उनको आईसीयू जनरल वार्ड से हटाकर इसलिए वहाँ कोरोना सेंटर में भेज दिया, कोविड सेंटर में, कि ये सस्पेक्टेड कोविड है, क्योंकि लक्षण कोविड के हैं। और वे बेचारे तड़पते रहे, कोई डॉक्टर देखने नहीं आया और मरने के बाद भी उनकी बॉडी वहाँ पे पड़ी रही। ये घोर अपमानजनक घटना है, निंदनीय घटना है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर की एक और शिकायत वहाँ के रविंद्र धनगर जी ने की है लोहारा के, कि डॉक्टर वहाँ से कहता तू भी अभी तक जिंदा, अभी तक तू मरा नहीं रहे अभी तक। क्या ये इस तरह का व्यवहार डॉक्टर करेगा? उसने खुलकर इस बात को कहा। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसमें कार्रवाई होना चाहिए। राजा साहब, घोषणावीर शिवराज सिंह जी ने वादा किया था कि जो भी शासकीय कर्मचारी हैं जो कि प्रशासकीय ड्यूटी पर रहते हुए जो कि कोरोना से ग्रस्त होकर उनकी मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए राहत राशि दी जाएगी। सारे अधिकारियों की तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बाला बच्चन जी चूंकि गृह मंत्री रह चुके, उन्होंने बताया 152 पुलिस कर्मियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जिनमें से केवल 7 लोगों को 50 लाख की राशि दी गई है और अनुकंपा नियुक्ति मिली है। बाकी लोगों का केस अभी तक प्रकरण लंबित, बेईमानी, राजा साहब, नियत में कमी है। राजा साहब लगातार साथ में मैं कहना चाहता हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट में है, सारे विधायकों को उसमें रखे जाने का ऑर्डर है, लेकिन आपका जो जिला कलेक्टर है, भाई हमने तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं देखा जो इतनी बदतमीजी के साथ चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बर्ताव करता हो। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ जब बाला बच्चन जी ने मुझे बताया कि उनको उसमें आमंत्रित भी नहीं किया गया और जब वहां पर गए वो तो उससे कहता कि तुझे कौन ने बुलाया, तुझे कौन ने बुलाया, तू होता कौन है? मैं यहाँ का मंत्री हूँ। कलेक्टर मंत्री बना कह रहा है और मंत्री सुन रहा है कुर्सी पर बैठकर। ये शर्म की बात है। माननीय कलेक्टर साहब,
ये बदतमीजी हम सहन नहीं कर सकते। आप प्रजा लोकतंत्र में जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनकी जो शिकायतें आ रही हैं, वो आदमी अपने आप को समझता क्या है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे विधानसभा में? बिल्कुल निश्चित लाएंगे और विधानसभा में खड़ा करेंगे इस व्यक्ति को। शेय मानते हैं आप इसके पीछे? जी, शेय मानते हैं, किसकी शेय मानते हैं? शह शिवराज सिंह की शह है इसमें। कारण ये कि यहाँ पे भाषण में कह गया कि तू भी शिवराज मैं भी शिवराज, हम दोनों विकास करेंगे बड़वानी का। बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक और सांसद का घास छीलेंगे। ब्यूरोक्रेसी इतनी निरंकुश हो रही है कांग्रेस, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और जनता भाजपा के नेता मिलकर खा रहे हैं। चाहे अवैध रेत खनन हो, चाहे पीडीएस में अनाज हो। अभी पालसोद के अंदर ट्रक पकड़ा गया और अवैध खनन का पैसा बट रहा है बराबर भाजपा के नेताओं में और अधिकारियों में। आरपीटीवी न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपीटीवी की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।